हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव आपके लिए लेकर आ गया हूं बिहार बजट 2021-22। आपको पता है कि हर साल जो भी एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, या फिर आप कोई भी एग्जाम देख लें, वन डे एग्जाम हो या फिर मेंस आंसर राइटिंग टाइप का एग्जाम हो, वहां पर ये टॉपिक बहुत ही काम का होता है। अब इसके कोई ना कोई पहलू जरूर आपसे पूछे जाते हैं। या तो उसका स्टैटिक सेक्शन पूछ लिया जाए, या जो डायनेमिक पोर्शन है उससे पूछ लिया जाए। कई बार ट्रेंड पूछ लिया जाता है कि आप अपने बजट को देख के बताइए, एनालाइज करके, कि किस सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, किस सेक्टर पे सरकार का कम ध्यान है, जितना ध्यान रहना चाहिए उतना ध्यान सरकार नहीं दे रही है। और इससे बहुत कुछ हमें पॉलिसी मेकिंग के बारे में भी पता चलता है। तो एक एक्टिव सिटीजन होने के नाते आपके दिमाग में भी बहुत तरीके के फर्दर पॉइंट्स डेवलप होने चाहिए, रहने चाहिए, कि किसी भी तरीके का अगर सवाल आता है बजट के रिगार्डिंग तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर अभिनव_सर ये सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और वहां पर आपके जो भी मन में सवाल हैं, क्वेरी हैं, इश्यूज हैं, उनको हम वहां एड्रेस करते हैं। तो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एग्जाम होता है एमसीक्यू बेस्ड, और स्टेट लेवल पर कई बार पूछ लिया जाता है कि इस बार का बजट किसके द्वारा पेश किया गया, या आपके राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो बिहार के केस में आप जानते हैं कि बिहार में 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। तो एक जो है यानी तारकिशोर प्रसाद जी, जो कि बिहार के डेप्यूटी सीएम तो हैं ही, साथ यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। और जो बजट है, हालांकि बजट कहीं भी ये वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यूज किया गया है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको हर जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है। और बिहार का जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 2021-22 के लिए, वो प्रस्तुत किया गया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा। तो ये कहां पर पेश किया जाता है? तो देखिए, विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। जिस तरीके से पार्लियामेंट के लोकसभा में बजट प्रस्तुत होता है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पर ये जो बजट है ये पेश किया जाता है विधानसभा में, ना कि विधान परिषद में। और इस मामले में जो पार्लियामेंट का लोकसभा हो या स्टेट जहां बाइकैमरलिज्म हो, वहां पर जो विधान सभा होता है वो एक कह लें कि अपने को सुपीरियर समझता है इस मामले में कि बजट वहां पेश किया जाता है, ना कि दूसरे वाले हाउस में, जो सेकंड हाउस है, वहां नहीं पेश किया जाता है। तो 22 फरवरी 2021 को ये बजट पेश होता है। और यहाँ पर एक फिगर आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, जो लोग इंटरव्यू देंगे 65th की, उनके लिए भी ये फिगर इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्टली फिगर पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि कितने करोड़ का बजट था इस बार सरकार का, बिहार सरकार का। तो एग्जैक्ट फिगर याद कर लीजिए, 2.18 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी नए तरीके का टैक्स जो है नहीं इंक्लूड किया गया। और एक सबसे ज्यादा सरकार का फोकस रहा, जो थ्रस्ट रहा, वो रहा इंफ्रा के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर्स में, ठीक है। और यहाँ पर उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का भी सरकार के तरफ से एक इफेक्टिव प्रयास नजर आता है। तो अब देखिए, जब यहां पर इस तरीके के टर्म्स आते हैं जैसे कि रेवेन्यू सरप्लस बजट, तो रेवेन्यू सरप्लस का मतलब आप समझ सकते हैं। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं बस आपको इतना बता सकता हूं कि जैसे आप कहीं बजट प्रस्तुत करते हैं तो बजट लेखा जोखा होता है कि आपके पास कितने रुपए आ रहे हैं और आप कितना रुपया खर्च करने वाले हैं। तो रेवेन्यू जो सरकार इकट्ठा करती है वो कितने रुपए आए हैं, और जो सरकार खर्च करने वाली है वो कितने रुपए है। अगर आपके पास कलेक्शन ज्यादा है और उसके रेस्पेक्ट में अगर आप कम खर्च कर रहे हैं तो ये कहेंगे कि रेवेन्यू सरप्लस बजट है। और बिहार के केस में ये अच्छी बात ये है कि इस बार के लिए हमारा रेवेन्यू सरप्लस बजट है। ओके, और ये बात आप याद रख लेंगे, 2.18 लाख करोड़, ये फिगर याद रख लीजिए। अब देखिए, यहां से हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन को समझते हैं। तो जो बजट है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक कहलाता है रेवेन्यू पार्ट यानी कि राजस्व, और दूसरा जो है वो पूंजी। अब देखिए, नॉर्मल सा डिफरेंस अगर जानना चाहें तो जहां पर अगर एसेट का क्रिएशन होता है उसको कहेंगे कि वो जो है वो पूंजी वाला हिस्सा है, कैपिटल का हिस्सा है।
एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक अगर स्कूल की बात कर ली जाए कि एक स्कूल चलाया जा रहा है, तो जो स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई ना, तो बिल्डिंग बनाने में जो खर्च हुआ तो कहेंगे कि ये कैपिटल का हिस्सा हो गया। यहाँ पर पूंजी एक बार में मोटी लगनी है और उस पूंजी का यूटिलाइजेशन सालों साल तक होता रहेगा। लेकिन इसके विपरीत जो यहाँ पर टीचर वगैरह को सैलरी देना है, जो बाकी स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ, गार्डनर वगैरह को जो पैसे दिए जाते हैं, महीने दी जाती है, सैलरी दी जाती है, तो वो कहेंगे कि वो राजस्व का खर्च है, वो एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, तो बजट कहीं भी अगर आप बनाते हैं तो दो हिस्सों से तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया इनकमिंग, हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, एक हो गया आउटगोइंग, हम पैसा कितना बाहर भेज रहे हैं, खर्च कितना कर रहे हैं, और दूसरा तरीका हो गया रेवेन्यू और कैपिटल। तो ये बड़ा ही एक्सेप्टेबल है हमारे सोसाइटी में, हम रेवेन्यू और कैपिटल में बांट के देखते हैं। इसका मतलब आप समझ गए जब रेवेन्यू और कैपिटल का। तो अब रेवेन्यू को फिर हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। जो हमारे पास रेवेन्यू में पैसा कलेक्ट होता है उसको कहते हैं कि ये राजस्व प्राप्तियां हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट हैं। और जो रेवेन्यू का पैसा हम खर्च करते हैं, जो आया और जो हम बाहर खर्च कर दिए, तो कहेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर राजस्व प्राप्तियां या फिर जो रिसिप्ट है अगर ग्रेटर देन है एक्सपेंडिचर से, तो हम कहेंगे कि रेवेन्यू सरप्लस में है हम। और अगर ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं अगर एक्सपेंडिचर से कम हो जाती हैं, तो कहेंगे कि हम रेवेन्यू डेफिसिट में चले गए हैं, घाटे में आ गए हैं। सिंपल सा तो टर्म है, एक बार में आपको समझ आ गया। तो अब ये दोनों टर्म अलग से हमें डिस्क्राइब नहीं करना है, आप इसके बारे में एक लाइन दो लाइन में इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। कई बार हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर पार्ट होता है और रिसिप्ट पार्ट होता है, यानी प्राप्ति, कितना सरकार रेवेन्यू कमा रही है। अब आगे हम अगर देखते हैं तो कैपिटल को भी इसी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि सरकार के पास जो पूंजी है वो खर्च हो रहा है अगर कोई नया एसेट क्रिएट करने में, तो कहेंगे कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर हम कहीं पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि एक नॉर्मल सा आप टर्म समझ सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश, आजकल काफी ये टर्म न्यूज में रहता है। अगर सरकार की कोई कंपनी है या सरकार किसी कंपनी में अपना शेयर होल्डिंग रखी है 75% मान लीजिए, और सरकार अपना शेयर होल्डिंग इसमें 24% कम कर देती है और अब 51% शेयर होल्डिंग पर आ जाती है, तो ये जो 24% जो रुपए हैं अब ये सरकार के पास आ जाएंगे। ये पूंजी है और ये क्या हुआ, सरकार प्राप्त कर ली, तो इसको कहेंगे कि ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ओके, तो देखिए कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में अगर समझ लेते हैं, तो एक्सपेंडिचर वो चीज हुआ जो कि यहाँ पर आप इस तरीके से समझिए कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो किसी भी तरीके का एसेट नहीं क्रिएट करता है उसको कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अगर वो एसेट तैयार करता है तो कहेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जैसे कि एसेट क्या तैयार किए, अगर आप हाईवे बना दिए, कोई बिल्डिंग बना दिए, कोई डैम बना दिया, पुल बना दिया गया, हॉस्पिटल बनाया गया, तो ये सब कहेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, तो अब इतना आपके दिमाग में खाका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। बजट, रेवेन्यू पार्ट, कैपिटल पार्ट। रेवेन्यू पार्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल पार्ट में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और इलाबोरेट कर रहे हैं। यहां पर ये लिखा हुआ जो है वो कट गया है, यहां पर हमने टैक्स लिखा था। ओके, तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है यानी कि जो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ जो प्राप्तियां हो रही हैं रेवेन्यू के हिस्से में, तो अब यहाँ पर आप राजस्व की जो प्राप्तियां होती हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं। सरकार के पास नॉन एसेट सोर्स से जो पैसा आ रहा है वो दो तरीके का हो सकता है। एक होता है जो कर में आए, टैक्स से आए, जैसे कि अगर सरकार टैक्स लेती है लोगों से, जैसे जो लोग कमाई कर रहे हैं तो वो इनकम टैक्स देते हैं, तो कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप कोई साबुन खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, तो उस पर आपको जाकर टैक्स डायरेक्टली नहीं जमा करना होता है, बल्कि पहले ही इनडायरेक्टली आप पर टैक्स अप्लाई कर दिया गया। तो वो जो पैसा आता है या तो टैक्स में आए या नॉन टैक्स में, वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। और टैक्स में जो आता है वो दो तरीके का हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसी तरीके से नॉन टैक्स का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि सरकार बस चला रही है, जैसे स्टेट बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें हैं, और वो जो कमाई करती हैं
अपने को मतलब कि ये सर्विस प्रदान करके, जैसे लोगों को बैठा रही है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर रही है और उसके एवज में वो कुछ किराया वसूली करती है। लेकिन वो वसूली है, पूंजी का तो हिस्सा है नहीं, लेकिन वो जो वसूली हो रही है वो किसी तरीके का कर भी नहीं है, टैक्स भी नहीं है। तो इसको कहेंगे गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये कैसे हो सकता है? किसी भी तरीके का सेवा या फिर गुड्स को बेचकर, या अगर अनुदान राशि मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ग्रांट्स मिलती है, ब्याज, अब अगर हमने कहीं पर पैसा दिया है और उसका जो पूंजी नहीं लौट रहा है बल्कि उसके इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो कहेंगे कि ये इंटरेस्ट जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट का नॉन टैक्सेशन पार्ट का चीज हो गया। और ये हो सकता है कि अगर हम कहीं पर पैसा लगाए हैं, वो कंपनी बढ़ोतरी कर रही है, वहां अगर हमने शेयर खरीद रखा है और उस कंपनी का अगर ग्रोथ होता है तो उसमें जो प्रॉफिट मिलता है या हमें डिविडेंड मिलता है वो भी नॉन टैक्स यानी गैर कर राजस्व का हिस्सा है। इतना बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आप समझ सकते हैं इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इनडायरेक्ट टैक्स तो आप समझ ही सकते हैं, जैसे जीएसटी आजकल काफी न्यूज में रहता है और ये नया रिसेंट डेवलपमेंट है, ये हो गया। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब आप समझ गए, हमारा ये वाला सेक्शन अब तक कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले हिस्से पर चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस समझ गए हैं। तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि जो हमारे पास पैसा आता है वो हम कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं। राजस्व प्राप्ति तो समझ गए, तो राजस्व व्यय, खर्च कहाँ कर रहे हैं? तो यह हो सकता है कि हम किसी से पैसा लिए हैं और उसको जो हम ब्याज दे रहे हैं, तो कहेंगे कि इंटरेस्ट पेमेंट में जो पैसा जा रहा है, या जो राज्य सरकार है पंचायत लेवल पर इंस्टीट्यूशन जो है उनको अनुदान राशि दे दे, ग्रांट्स दे दे, तो वो हो गया। या फिर जो सब्सिडी देने में सरकार का खर्च जा रहा है, डिफेंस पर जो खर्च होता है और पेंशन वगैरह देने में, सैलरी देने में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, तो वो राजस्व व्यय का हिस्सा हो गया। ओके, अब आपको कैपिटल में समझना है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स कहां कहां से प्राप्ति होती है? तो ये दो तरीके की हो सकती है, एक डेट यानी कि हो सकता है कि आप कहीं से उधार में पैसा लाएं, और एक हो सकता है नॉन डेट यानी उधार में नहीं लाएं। तो डेट में जो पैसा आता है वो हो सकता है कि आंतरिक रूप से आप अपने ही देश के भीतर के लोगों से ले लें, या एक्सटर्नल हो सकता है यानी विदेशों से आप उधार में पैसा लाएं, ऋण पर पैसा लाएं। नॉन डेट का मतलब हो गया विनिवेश, जिसको हम समझे थे कि सरकार किसी भी कंपनी में अपना स्टॉक होल्डिंग अगर कम करती है तो वो कहलाएगा, या कोई कंपनी को बेच देती है सरकार, तो वो कहेंगे कि कैपिटल जो है वो नॉन डेट सोर्स से आया है, पूंजीगत प्राप्ति तो है लेकिन वो किसी तरीके का ऋण नहीं है। और एक हो सकता है कि हम किसी को लोन दिए हैं और वो हमारा ब्याज तो लौटाता है लेकिन इस बार पूंजी ही पूरा लौटा दिया, तो वो कहेंगे कि ये भी प्राप्ति जो है वो लोन रिकवर्ड है और किसी भी तरीके का हम उधार लेकर नहीं आए हैं, तो नॉन डेट है। अब इसको हम खर्च कर सकते हैं अपने सुविधानुसार, जैसे कि हम किसी को लोन देने में पैसा ये खर्च कर सकते हैं, या किसी तरीके का कैपिटल एसेट तैयार करने में, या किसी कंपनी में स्टॉक होल्डिंग, शेयर होल्डिंग खरीद के जो इन्वेस्टमेंट करके वहां पर हम पूंजी लगा सकते हैं, और ये पूंजीगत व्यय हुआ। इसी का लेखा जोखा जो है अब आपकी स्क्रीन पर एक साथ सब कुछ नजर आ रहा है। एक बार को आप पॉज करके इन चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं और आपको बहुत कुछ आइडिया अब तक लग चुका होगा। अब हम इसको दूसरे फॉर्म में दिखाते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है और आप समझ पाएंगे। यहाँ पर सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय बताया गया है। यहाँ पर इनकम को और एक्सपेंडिचर को पहले ही अलग कर लिया गया है, और यहाँ पर जो इनकम हो रहा है उसमें रेवेन्यू यानी कि राजस्व आय, रेवेन्यू रिसिप्ट, और यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट, और यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इस तरीके से दिखाया गया है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्लाइड ऐड किया है। ओके, अब देखिए, जो आपके पास रेवेन्यू में पैसा आ रहा है, अगर आप उससे अधिक रेवेन्यू में पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि राजस्व घाटा का सौदा हो गया, यानी कि जितना रेवेन्यू में पैसा आया नहीं उससे ज्यादा हम खर्च कर दिए। और एक तरीके से एक फिस्कल डेफिसिट होता है, राजकोषीय घाटा। सरकार जितना पैसा कमाई नहीं कर रही है उससे अधिक अगर खर्च करती है तो ये कहलाएगा कि फिस्कल डेफिसिट है। और एक तरीके से कह लें कि लोग जो हैं या सरकारें हैं वो ऋण के जाल में फंस जाती है। साधारण आम शब्दों में अगर समझाना हो तो इस मूवी का टाइटल याद कर लीजिए, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। यानी सरकार जितना कमाई नहीं करे, अगर उससे ज्यादा खर्च करे, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो यही हालत होता है जो इन तीन कलाकारों का होता है। ओके,
तो देखिए फिस्कल डेफिसिट को अगर आपको फॉर्मूला से बताना हो तो आप कह सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर जो भी सरकार करती है और उसमें से आपको घटा देना है जो रेवेन्यू में रिसिप्ट्स होते हैं, जो लोन का रिकवरी होता है और अदर रिसिप्ट्स को। हालांकि इतने टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं बिहार बजट 2021-22 पर और इसको हम थोड़े ब्रीफ में समझते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब आप समझ गए, सरकार जो भी खर्च कर रही है या तो वो आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू पार्ट में हो रहा हो या कैपिटल पार्ट में हो रहा हो, और यही सरकार का जो टोटल बजट है वो 2,18,302 करोड़ का है, जो फिगर सबसे शुरुआत में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। ओके, अब यहां पर आप ऐसे समझिए कि टोटल एक्सपेंडिचर में दो चीज बताई गई यहां पर। एक हो गया स्कीम एक्सपेंडिचर जो स्कीमों पर खर्च किया जा रहा है, और एक हो गया एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर जो कि हर बार आपको करना ही है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक दिख रहा है सीधे सीधे कि 1,05,18 करोड़ है स्कीम वाला, और जो एक कमिटमेंट एक्सपेंडिचर है वो 1,17,000 करोड़ करीब है। यानी कि जो बी है एस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट एक्सपेंडिचर वो सरकार के स्कीम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब कमिटेड एक्सपेंडिचर जो यहाँ पर बात की गई है इसको आप समझिए तो यहाँ पर सैलरी देने में खर्च हो रहा है, पेंशन देने में, ब्याज देने में, और पब्लिक डेट जो लिया गया है उसको रिपे करने में जो पैसा खर्च हो रहा है। तो इस तरीके से जोड़ के बताया गया है कमिटेड एक्सपेंडिचर को। यहां पर सरकार बता रही है कि उसको टोटल कितना पैसा आय हुआ, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो सकते हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स हो सकते हैं, ये तो आप समझ ही रहे हैं। और ये कितना हो रहा है जोड़ के, तो इस तरीके से बताया गया है कि 2,18,502 करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है इसमें 1,86,267 करोड़ है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट आप समझ गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो स्टेट का शेयर रहा सेंट्रल टैक्स में, और जो ग्रांट इन एड यानी कि जो भी अनुदान राशियां केंद्र सरकार के तरफ से मिली हैं ये सब आती है, और स्टेट अपना रेवेन्यू जनरेट किया है, जो भी राजस्व राज्य सरकार के द्वारा जनरेट किया गया है वो फिगर है। तो यहाँ पर देखिए जो स्टेट अपना रेवेन्यू जनरेट किया है वो है करीब 40,000 करोड़, और जो केंद्र सरकार के तरफ से रेवेन्यू मिल गया वो है 1,45,000 करोड़। थोड़ा थोड़ा ये जो फिगर्स है ना दिमाग में रखते जाइए, काफी इफेक्टिव रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है टैक्स में सरकारें कितना रुपया ला रही हैं, और नॉन टैक्स सोर्स से यानी गुड्स और सर्विसेज देकर इस तरीके से जो पैसा आया या ब्याज में जो पैसा लौट के आया है वो सब नॉन टैक्स कहलाता है। तो केंद्र सरकार का नॉन टैक्स जो है मात्र 5,500 करोड़ है, जबकि जो राज्य सरकार, ना कि केंद्र सरकार, और राज्य सरकार का जो अपना टैक्स रेवेन्यू है वो है करीब 35,000 करोड़, और ये दोनों जोड़ने पर 40,000 करोड़ हो जाते हैं। ठीक है, अब अपना जो सरकार का टैक्स रेवेन्यू है, अब इसको इस तरीके से बताया गया है, ये भी पूछ लिया जाता है कि स्टेट कहां से टैक्स वसूली करती है। तो एक होता है कमर्शियल टैक्स, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन, जो आप जाते हैं कचहरी में तो देखते हैं कि स्टैंप पेपर वगैरह बिकता है, तो गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है तो इसमें जो पैसा आता है, साथ ही ट्रांसपोर्ट से जो पैसा आ रहा है, और लैंड रेवेन्यू से भी सरकार को पैसा आता है, हालांकि बहुत ही कम है, मात्र 500 करोड़ है। और यही देखिए जो स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यू है ये सब मिला के हो जाता है 35,000 करोड़। और स्टेट के जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के मुख्य सोर्स हैं तो वो है जो कि झारखंड स्टेट के तरफ से मिले हमें ड्यू फ्रॉम पेंशन शेयर्स लायबिलिटी, तो उससे जो पैसा आ रहा है, खानों से, माइंस से जो पैसा आ रहा है, जो इंटरेस्ट के रिसिप्ट्स हो रहे हैं अगर हमने किसी को उधार दिया है, और जो उसका ब्याज बन रहा है वो पैसा, इरिगेशन यानी सिंचाई से जो पैसा आ रहा है ये है मात्र 50 करोड़, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। और अदर नॉन टैक्स जो है वो है 586 करोड़। तो ये जोड़ देने पर 5,505 करोड़ हो जाते हैं, जो कि फिगर आपको यहाँ बार बार दिखाया जा रहा है। आपको ये फिगर का हिसाब मिल गया, इस फिगर का हिसाब मिल गया, ओवरऑल हिसाब मिल गया, तो इस तरीके से चीजों को आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर कैपिटल जो बात हो रही है, जो पूंजीगत है प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट्स, वो कितनी है, तो 32,000 करोड़। और इसमें जो उधार में हम पैसा लाए हैं वो है 31,805 करोड़, और जो लोन का रिकवरी हुआ है, जो यहाँ पर पूंजी हमारी लौट गई, उसको मात्र दिखाया गया है 430 करोड़। ये काफी कम है, यानी मेजर चंक जो है कैपिटल रिसिप्ट्स का वो हम उधार में पैसा लाए हैं, बोरोइंग से लाए हैं, तो ये बात आप बता सकते हैं।
रेवेन्यू सरप्लस की बात की जा रही है कि जो हम 2,18,000 करोड़ का बजट पास किए हैं, यहाँ पर जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो कहीं ज्यादा हैं हम जो अगले साल खर्च करने वाले हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। तो ये देख लीजिए रेवेन्यू रिसिप्ट में करीब 1,86,267 करोड़ यानी 1,86,267 करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन जो हम खर्च करने वाले हैं मात्र 1,77,071 करोड़, यानी कि हम यहाँ पर प्लस में आ गए। रेवेन्यू सरप्लस हो गया हमारा कितना, करीब 9,000 करोड़ का, या आप ऐसे कह सकते हैं 9,195 करोड़, जो कि हमारे राज्य का जो जीडीपी है जिसे जीएसडीपी कहते हैं उसका 1.21%। अब ये फिगर आप याद रख सकते हैं, काफी क्रूशियल फिगर है, क्योंकि रेवेन्यू सरप्लस कर लेना या कहीं पर बजट में अगर सरप्लस दिखता है तो ये सरकार की अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जबकि जो ओवरऑल हम फिस्कल डेफिसिट देखते हैं तो यहाँ पर हम सरप्लस में नहीं है बल्कि हम घाटे में हैं, इसीलिए तो टर्म डेफिसिट यूज किया गया है। तो यहाँ पे टोटल नन डेट एक्सपेंडिचर जो है उसमें से अगर हम घटा देते हैं टोटल नन डेट रिसिप्ट्स को तो हमें फिस्कल डेफिसिट मिल जाता है, और ये है करीब 22,500 करोड़, और ये हमारे पूरे जीएसडीपी का 2.97% है। अब देखिए यहाँ पे करीब 3% आप ऐसे मत याद रखिएगा, ये फिगर याद रखना इंपॉर्टेंट है। आप मेंस वगैरह में भी कोट कर सकते हैं, या फिर आप इसको जब एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा तो ऐसे फिगर दिए रहेंगे 2.95, 2.97, 3.01 इस तरीके से, तो एग्जैक्ट याद रहना जरूरी है 2.97%, क्योंकि जो हमारी एफआरबीएम एक्ट थी यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, उसने सरकार को कहा था कि आपको सालों दर साल अपनी फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, और ये 3% से कम रहेगा तो ये हमारी इकोनॉमी के हेल्थ के लिए बढ़िया माना जाएगा। और इसको देखते हुए सरकारें यहाँ पर प्रयासरत हैं और सही दिशा में काम किया गया है, और बिहार गवर्नमेंट की अपने आप में अचीवमेंट है कि इस फिगर को हम 3% से कम रखने में सक्सेसफुल रहे हैं, इतना कुछ कोरोना के क्राइसिस वगैरह के बाद भी। तो देखिए बजट का जो एक्सपेंडिचर है वो फिगर आप देख लिए 2,18,302 करोड़ का है, और ये जो पिछले बार का हमारा बजट था उससे कहीं ज्यादा 6,500 करोड़ उससे ज्यादा का है, यानी पिछली बार की जो बजट एस्टिमेट्स थे वो 2,11,000 करोड़ का था, और यहाँ पर हमने इंप्रूवमेंट करा है, तो ये एक कंस्ट्रक्टिव बात है। यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर देखें 2021-22 साल के लिए, तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है 1,17,783 करोड़, और ये भी 11,788 करोड़ है अगर पिछली बार के बजट के एस्टिमेट को देखें तो यहाँ पर भी हम पहले से अपने एस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं। अगर एनुअल स्कीम आउटले की बात करें जो सरकार योजनाओं पर खर्च करने वाली है, तो इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की बात की गई है, और ये 5,02,062 करोड़ कम है अगर पिछली बार के बजट के एनुअल स्कीम आउटले की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा ये निगेटिव हो गया, पहले से कम हो गया 5,262 करोड़। तो पिछली बार की फिगर क्या थी, 1,05,262 करोड़, जो कि इस बार 1,00,000 करोड़ है। ओके, अब यहाँ पर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है 5 साल के लिए, यानी 2020 से लेके 2025 5 सालों पर तक ये काम किया जाएगा, और आत्मनिर्भर भारत के बाद आत्मनिर्भर बिहार पे फोकस किया जा रहा है, और 7 निश्चय जो सरकार का एक एम्बिशियस स्कीम है उसके सक्सेस के बाद 7 निश्चय पार्ट 2 जो है उसको भी लॉन्च कर दिया गया है, और आप देखेंगे कि 4671 करोड़ यानी 4600 करोड़ से कहीं ज्यादा रुपया जो है बजट में वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए एक्सपेंडिचर में एस्टिमेशन दिया गया है ये 2020-21 के लिए। ये जो हमारी महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट है कि हमें 7 निश्चय को पूरा करना है सही ढंग से, उस पर ये खर्च किया जाएगा, और 7 निश्चय 2 में कौन सी मूल बातें हैं उसको हम बाद में देखेंगे इसी वीडियो में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो यहाँ पर 1,77,000 करोड़ का है, और ये पिछली बार से 12,320 करोड़ अधिक है। पिछली बार वाला 1,64,751 करोड़ हुआ करता था।
अगर कैपिटल आउटले की बात करें तो ये 41,000 करोड़ है और ये पिछली बार से थोड़ा कम रह गया। पिछली बार ये करीब 47,000 करोड़ का फिगर था, लेकिन यहाँ पर सरकारों के पास बहुत तरीके के एक्सक्यूजेस भी हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके का कोरोना क्राइसिस हुआ था। इन चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि सरकार अभी अपना एक्सपेंडिचर जो है कहीं और चैनलाइज कर रही है और समय रहते इन चीजों पर भी जोर दिया जाएगा। तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो अगर हम मिला के एक साथ कहें तो कहेंगे कि इस फिगर को यानी 1,77,071 करोड़ को और इसमें 41,231 करोड़ को जोड़ लिया जाए तो टोटल हो जाता है 2,18,302 करोड़। ठीक है, और जो परसेंटेज है रेवेन्यू और कैपिटल का, अगर परसेंटेज के टर्म्स में पूछ दिया जाए तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो शेयर है वो 81.11% है। अगर आप 81% भी याद रखें तो अच्छा है, 80 करीब भी कह दें तो काम चल जाना है। और जो कैपिटल है ये है 18.89%, तो आप इसको 19% भी कह के काम चला सकते हैं और ये बेहतर रहेगा आप इस तरीके से परसेंटेज में भी चीजों को याद रखें तो। ओके, अब यहां पर देखिए डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन दिखाया जा रहा है फॉर एनुअल स्कीम 2021-22 और ये किस तरीके से है तो स्कीम जो है एजुकेशन के लिए यहां पर जो खर्च किया जा रहा है वो टोटल बजट का 21.94 यानी करीब 22% जो सरकार का खर्च है वो अकेले शिक्षा पर जा रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को जा रहा है और ये काफी अच्छी बात है। हम कल के लिए फ्यूचर के लिए रेडी हो रहे हैं, हम अपने भविष्य पर फोकस कर रहे हैं। जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उस पर 16.78% खर्च किया जा रहा है। इसी तरीके से सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट पर 8.19%, रूरल वर्क डिपार्टमेंट पर 7.31%, हेल्थ डिपार्टमेंट पर करीब 7%, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लिए 4.41%, अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के लिए 3.95 यानी करीब 4%। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रूरल वर्क्स के लिए ज्यादा फोकस है अर्बन डेवलपमेंट से। ये आपसे पूछा जा सकता है कई चरणों में, एग्जाम्स में किसी तरीके से ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। वाटर रिसोर्स जो है इसके लिए केंद्र सरकार भी काफी खर्च करती है इरिगेशन वगैरह को लेकर, और ये वाटर रिसोर्स जो है पेयजल हो गया, सही ढंग से मैनेजमेंट हो गया, नमामि गंगा वगैरह बहुत कुछ इसमें काम हो रहा है, इसके लिए 3%। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 2.53% ये देख सकते हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए 2.49% यानी करीब 2.5% हुआ। अन्य जो है 22% में बहुत कुछ आता है और सबको अगर जोड़ दें तो ये हो जाता है 100%। और आप इस तरीके से कह सकते हैं कि यही 1 लाख करोड़ का फिगर है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये कहां कहां पैसा जाना है, ये भी हमें पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को और रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट को अच्छा खासा शेयर दिया जा रहा है यानी 16.78% प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7.31%। अगर दोनों को ऐड कर दें तो ये कहीं ना कहीं हो जा रहा है 24%। ठीक है, तो 24% रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अच्छी बात है। और इसमें हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की बात की गई है। 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ऐसे रोड्स को बनाने में जो कि लिंक करे ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से। 90 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ओल्ड एज होम्स वृद्ध आश्रम पर, और गवर्नमेंट 25,000 रुपए देगी प्रति अनमैरिड वीमेन को, यानी एक ऐसी लड़की जो कि अपनी 12वीं पास कर चुकी है उसको, और अगर उसने पढ़ाई के दौरान शादी नहीं की उसको 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और जिसने अपना ग्रेजुएशन बैचलर्स का एग्जाम दे लिया उसको 50,000 रुपए दिए जाएंगे प्रोत्साहन राशि के तौर पर, ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर सके, आत्मनिर्भर बन सके, स्वाभिमानी बन सके। ये सही मामले में जो इंपावरमेंट है वो इस तरीके से सरकार लाने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 1,15,000 से भी अधिक एप्लीकेशन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। क्रेडिट कार्ड का मतलब आप समझते हैं कि एक तरीके का ये लोन सिस्टम हो गया कि ऐसे बच्चे जो कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है फैमिली से कि वो खुद की शिक्षा बियर कर सके अपने पेरेंट्स के खर्च से, तो उनको लोन का सिस्टम दिया गया है कि आप अभी के लिए उधार पैसे ले लीजिए, शिक्षा पूरा कर लीजिए, नौकरी ले लीजिए और उसके बाद आप सरकार को ऋण लौटा दीजिएगा। इसमें 1,15,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस अप्रूव किए गए हैं।
500 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री और फिश फार्मिंग पर। यानी जो केंद्र सरकार की स्कीम है कि हमें फार्मर्स का इनकम डबल करना है, उसमें एक बड़ा ही सकारात्मक पहलू बिहार सरकार का भी है। राजगीर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है और ये भी एक बहुत कंस्ट्रक्टिव बात है। 110 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए जाएंगे नए नए इंजीनियरिंग कॉलेजों को बनाने में। ध्यान दीजिए, ये जो राजगीर है ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां की ये राजधानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री में हमने इस शहर को एक्सटेंसिवली कवर किया है। 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, ऐसा डिप्टी सीएम के द्वारा कहा गया और सारे के सारे जो 38 जिले हैं बिहार के, उनको खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया, ओपन डेफिकेशन फ्री। यहाँ पर ज्यादा सरकार की जो फोकस है वो स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप पर है। एक योजना का नाम याद कर लीजिए, बाल हृदय योजना। इसके बारे में आपको बहुत कुछ आगे जानने को मिलेगा। और नदियों को जोड़ने का परियोजना जो एक की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इससे हम वाटर के क्राइसिस को दूर कर पाएंगे, जिसमें कि बिहार की कोसी नदी को महानंदा बेसिन से जोड़ा जा रहा है और महानंदा की जो ट्रिब्यूटरी है मेची नदी और कोसी को जो लिंक करने का स्कीम है, इसके ऊपर भी बात की गई। इस पर तेजी से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पंचायत को एम्पावरमेंट करने की बात की गई, एम्पावर किया जाएगा। लोहिया क्लीन बिहार कैंपेन, जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो राज्य सरकार के तरफ से लोहिया साहब के नाम पर लोहिया क्लीन बिहार कैंपेन की बात की गई। अटल रिन्यूएबल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन पर काम चल रहा है। लोन स्कीम जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से कि हम लोन लेंगे, उससे अपने राज्य में डेवलपमेंट का काम करेंगे, इसका भी डिस्कशन आया। गया शहर के अंतर्गत सीवरेज स्कीम को डेवलप करने के लिए पैसा एलोकेट किया गया। पटना में मेट्रो रेल के डेवलपमेंट के लिए बात की गई और यहां पर करीब 32 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल डेवलप किया जाएगा। जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मनिहारी जगह है, वहां पर गोगा बिल लेक है या वेटलैंड कह लीजिए, उसको डिक्लेयर किया गया बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व और प्रोटेक्टेड रिजर्व राज्य सरकार के द्वारा। वैसे आप पहले भी इस न्यूज को कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन बजट में सरकार इस बात पर मुहर लगाती है। ओके, जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर करकटगढ़ जो वाटरफॉल है, काफी सुंदर सा जगह है, मैंने उस जगह को विजिट किया है, तो उसको एक बढ़िया टूरिस्ट फैसिलिटी के रूप में डेवलप किया जाए, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आए और सरकार यहां पर कुछ रेवेन्यू भी कमा सकती है। इसी तरीके से रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो तुतला भवानी टेम्पल है, उसके निकट जो वाटरफॉल है, उसका भी सही ढंग से टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट किया जाए। और राजगीर का जिक्र पहले भी आ चुका है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में, तो राजगीर के अंतर्गत नेचुरल सफारी का जो डेवलपमेंट किया जाए, ताकि लोग यहाँ पर आए, टूरिज्म को बूस्टअप मिले, सरकार को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले और भी बहुत तरीके के इसके चौतरफा फायदे होंगे। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा उस बात से। कई तरीके के एयर मॉनिटरिंग स्टेशन डेवलप किए जाएंगे और जननायक कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल स्कीम की बात की गई। और यहाँ पर दूसरा जू, बिहार में अभी तक एक ही मात्र जू है, पटना जू, इसके बाद सेकंड जू बनाने की बात की गई अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत रानीगंज व्री वाटिका में। ठीक है, तो ये रानीगंज व्री वाटिका आप याद रख लीजिए, अररिया डिस्ट्रिक्ट, जहां बिहार का सेकंड चिड़ियाघर जू जो है, जूलॉजिकल पार्क है, उसको डेवलप किया जाएगा। ओके, और जो बिहार राज्य की वेटलैंड अथॉरिटी है, इसका स्थापना किया गया सन 2020 में वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत। और इस स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की जाएगी। 133 वेटलैंड्स जो हैं बिहार में, वेटलैंड कई तरीके के हो सकते हैं और इन सारे 133 वेटलैंड को मैनेज किया जाएगा बिहार स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के द्वारा, जिसका की एस्टेब्लिशमेंट किया गया, कंस्टिट्यूट किया गया 2020 में। ओके, पशुधन के लिए बड़े बड़े स्कीम्स की बात की गई। यहाँ पर जानवरों का फ्री इलाज किया जाएगा, उसके लिए हॉस्पिटल बनाने की बात की गई पंचायत लेवल पर। और जो एनिमल हॉस्पिटल्स हैं, ये टेलीमेडिसिन से कनेक्टेड होंगे, यानी कि वेब कैमरा की मदद से डॉक्टरों से, जो डॉक्टर शहर में बैठे हैं वहां से वो लोगों को सलाह देंगे और इलाज करने की बात की जा सकती है। जहां पर कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं होंगे, वहां टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। और जानवर जो घर पर हैं उन पर तक आकर यहाँ उनका इलाज किया जाएगा वेटनरी डॉक्टर्स के द्वारा। और यहाँ पर देखिए, गो वंश
गोवंश हॉस्पिटल जो है ये स्टेब्लिश किया जाएगा फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस काउ, यानी जो हमारी देसी ब्रीड है उनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर गोवंश हॉस्पिटल की बात की गई है। इस तरीके से यहाँ पर मतलब आईवीएफ वगैरह को प्रमोट किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनस ब्रीड्स को हम प्रमोट कर सकें, और उनमें बहुत तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उनके मिल्क के कंजम्पशन से, तो उस बात को भी सरकार बूस्ट करेगी। ओके, महिलाओं के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट किए गए हैं और महिला उद्यमी को बनाने के लिए, यानी विमेन्स को ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, इस बात पर सरकार का फोकस रहेगा। और यहाँ पर मकसद ये है कि 5 लाख रुपए तक का जो ग्रांट है उनको दिया जाए, वो इंटरेस्ट फ्री है, और अगर इससे अधिक 5 लाख रुपए और ग्रांट चाहिए हो तो 1% मात्र ब्याज के दर पर महिला उद्यमियों को इंटरेस्ट रेट पर 1% के मात्र इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी राहत है। और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री मैनेज अ बैकअप ऑफ 200 करोड़ ऑफ रुपी फॉर दिस स्कीम। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री है वो 200 करोड़ रुपए साइड में रख चुकी है यहाँ पर महिला उद्यमियों को प्रमोट करने के लिए, और महिलाओं को अधिक से अधिक इंटरेस्ट फ्री अमाउंट देने की बात की गई है। यूथ्स के लिए भी अनाउंसमेंट किए गए कि जो 7 डिटर्मिनेशंस हैं उसको फिर से डिसाइड किया गया है, यहाँ पर बेटर ट्रेनिंग दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट दिया जाए, और युवा शक्ति बिहार की बात की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत उन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि वो भी आगे चल के उद्यमी बन सके, एंटरप्रेन्योर बन सके। जो मेगा स्किल सेंटर है ये खोला जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में, यानी 38 जिले हैं तो हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, और कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर होगा, यानी एक जिला में एक से अधिक भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, यहाँ पर कई तरीके के और भी ट्रेनिंग इम्पार्ट किए जाएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस दिया जाएगा। अब हम कंक्लूड करें इससे पहले यहाँ पर जो 7 निश्चय पार्ट 2 हैं जो 2020 से ही लागू हो गए, लेकिन उन पर सही ठप्पा जो है बजट में लगता है। तो जो पहले था आर्थिक हल युवाओं को बल, उसके जगह पर युवा शक्ति बिहार की प्रगति, उसको और रोबस्ट करने के लिए बात की गई। जो दूसरा 7 निश्चय का स्कीम था आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, अब उसके लिए आ गया कि सशक्त महिला सक्षम महिला। जो हर घर बिजली लगातार की बात की गई थी तो बिजली हर घर पहुंच चुकी है। अब हर खेत को सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देना सरकार का तीसरा निश्चय हो गया। चौथा जो यहाँ पर हुआ करता था हर घर नल का जल, तो अब घर घर जल पहुंच गया। अब जरूरत है कि गांव स्वच्छ बनाया जाए और समृद्ध बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पावर किया जाए, तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। जो स्कीम थी घर तक पक्की गली नाली का, अब स्वच्छ शहर विकसित शहर हो गया। हर जगह करीब करीब पानी पहुंचाने का दावा करती है सरकार। और जो शौचालय निर्माण घर का सम्मान है, तो देखिए यहाँ क्या है कि हमने देखा कि 38 के 38 जिले जो हैं ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, तो अब उसको सुलभ संपर्कता करके स्कीम आगे प्रमोट किया जा रहा है। अब घरों के लोग के लिए तो हो गया, मार्केट प्लेस वगैरह पर, बाजार चट हाट पर, हर जगह इस तरीके की टॉयलेट वगैरह की सुविधा अधिक से अधिक लाई जा सके, लोगों तक एक्सेसिबल बनाया जा सके चीजों को, ये अब यहाँ पर फोकस रहेगा आगे चल के। और जो 7वां स्कीम था अवसर बढ़े आगे पढ़े, इसके लिए हो गया सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो देख रहे हैं सरकार चौतरफा डेवलपमेंट करने में लगी हुई है, हर पहलू पर सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। और ये बजट का एक ओवरव्यू है और मेरे जो भी स्टेटमेंट्स थे, अगर मैंने कुछ बोला है तो मेरे अपने विचार हैं, और ये किसी भी तरीके से आप नहीं समझेंगे कि यहाँ मैं किसी पार्टी का प्रमोशन कर रहा हूँ या किसी को बुरा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे ये जो वीडियोज हैं वो एजुकेशनल पर्पसेस से बनाए जाते हैं। और कृपा करके इसमें किसी भी तरीके का आप पार्टी वाला पॉलिटिक्स वाला एंगल ना ढूंढें। ओके, यहाँ पर उन बातों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप याद रख सकें। ओके, और उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक में अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई संकोच है तो आप बेहिचक इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।